नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव परिणामों के साथ ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और आपको बता दें कि जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और राजस्थान में रिवाज कायम है। राजस्थान का रिवाज है कि वहां 5 साल में जनता परिणाम बदल देती है, सरकार बदल देती है। छत्तीसगढ़ में जो परिणाम सामने आ रहे हैं, वहां कई एग्जिट पोल ने छत्तीसगढ़ में सरकार की वापसी दिखाई थी, लेकिन ये जो परिणाम सामने आ रहे हैं, ये जो प्रारंभिक रुझान, शुरुआती रुझान हमारे सामने हैं, इन रुझानों में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं आंकड़ों के कहीं आसपास, उनके इर्द गिर्द हमारे आंकड़ों पर दिखाया जा रहा है। हालांकि ये रुझान है, कई जगह परिणाम आए। मध्य प्रदेश की 14 सीटों पर परिणाम आ चुके हैं, जिसमें से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 3 सीटें कांग्रेस ने अपने खाते में रखी हैं। बड़े नामों की बात करें तो यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत चुके हैं दिमनी से। दूसरी तरफ निवास विधानसभा सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए हैं। वहीं काला पीपल से कुणाल चौधरी चुनाव हार गए हैं और 11,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा है। अप्रत्याशित चुनाव परिणाम, अप्रत्याशित आंकड़े, प्रारंभिक रुझान से लेकर अब तक सुबह 7 बजे से लेकर देश न्यूज आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। सबसे पहले सबसे सटीक आंकड़े दिखा रहा है आपको देश न्यूज और हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। लेकिन कुछ नेताओं के बयान हमारे सामने हैं, आपको सुना दें पहले कि उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, उसके बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। और लाडली बहनों, तुम्हें ये जीत समर्पित करता हूँ, तुम्हारी जीत है। भाई और बहन मिलकर हम साथ चलेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की और बहनों की जिंदगी भी बदलेंगे। बोले भाई बहन सदा साथ रहेंगे, मिलकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, जनता की जिंदगी भी बदलेंगे, बहनें भी आगे बढ़ती जाएगी। मेरी बहनों, बारंबार फिर मैं अपनी बहनों को शीश झुका के प्रणाम करता हूं। पूरे देश के मन में मोदी है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, राजस्थान के मन में मोदी है, छत्तीसगढ़ के मन में मोदी है, पूरे देश के मन में मोदी है। विकास है, महिलाओं का सम्मान है, न्याय है, राष्ट्र की रक्षा है और हिंदुत्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं का और भाजपा सरकार में काम हुए हैं और वही बोलता है, काम बोलता है और भाजपा का जो काम हुआ है पूरे देश में वह बोला है और बोल रहा है। और कहीं ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा लगी लपटी सरकार हो, पूर्ण बहुमत से सरकार है। वो समीक्षा करेंगे बैठ के। साधारणता होता ही है कि जो हार जाते हैं वो समीक्षा करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई कार्यकर्ता होगा जो सुचारू रूप से मध्य प्रदेश को फिर विकास की गति देगा। नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की। मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। और जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और एक तरफ कहीं कहीं बताया जा रहा है कि अति उत्साह है, जीत का उत्साह है, तो कहीं हार का मातम भी है, कहीं हार की हताशा भी है। लेकिन एक बड़ी बात है कि सशक्त विपक्ष, मजबूत विपक्ष सरकार को जिम्मेदारी से काम करने की सीख देता है। और यदि जनता ने किसी भी पार्टी को किसी भी राज्य में इस भूमिका के लिए चुना है तो वो जनता का प्यार ही है, क्योंकि सशक्त विपक्ष होगा तो सरकार निरंकुश नहीं हो पाएगी, सत्ता पक्ष तानाशाह नहीं हो पाएगा। ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। बहुत सारी चीजें हैं, ये जो परिणाम सामने आ रहे हैं किन कारणों से आ रहे हैं और कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन सी बातें इन सब के लिए जिम्मेदार हैं, हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रवीण नापित जी। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और कांग्रेस प्रवक्ता अनवर खान जी हमारे साथ हैं। अनवर जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी। आर.के. शुक्ला जी, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता परमिंदर कौर जी हमारे साथ हैं। परमिंदर जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले प्रवीण नापित जी, आपके पास आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि यह जीत मैं बहनों को समर्पित करता हूं। तो क्या यह चुनाव रहा 2023 का विधानसभा चुनाव, यह चुनाव केवल और केवल लाडली बहना वर्सेस नारी सम्मान था? निश्चित रूप से जहां बहन का मामला आता है वहां भावनाएं होती हैं और
और वो बार बार कहते थे कि बहनों में चुनाव लड़ूं बहन, और वो कहती थी कि बहनें भी कहती थी शिवराज जी से कि आपके राह में हम कांटे नहीं आने देंगे। तो वो भावुक होके, पहले भी कई बार भावुक हुए मंच से, और वो लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, तमाम ऐसी जो योजना है, जो देखिए उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं इस चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को मजबूत किया है। दूसरी बात क्या था कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश का जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने लगातार जनता के बीच में गए, लगातार उन्होंने रैलियां की और जनता को एक विश्वास दिलाया, एक अच्छी सरकार का, एक अच्छे विकास के वादे का, और काम तो है ही, काम तो वो है ही। तो जनता ने पूरा का पूरा सहयोग, और आप जब सरकार में रहते हो तो सरकार में रहने के साथ साथ आपका वोट परसेंटेज बढ़ता है, तो वो चीज़ समझ में आ जाती है, और वो चीज़ हमको समझ में आई थी। तो जो चीज़ समझ में, एंटी इनकम्बेंसी की अन्य लोग बात करते थे, एंटी इनकम्बेंसी की, तो एंटी इनकम्बेंसी की बात जब करते थे तो हम लोगों को भी बड़ा लगता था कि यार हमारी ऐसी क्या हम में कमी है जो एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे। हर आदमी हमको तोलता था, अब तोलता था तो फिर कहता था, मई जून में तो ऐसा था कि हमको जो आज कांग्रेस को मैंडेट मिल रहा है जितने संख्या का, वो हमको देने की स्थिति में था कि मई जून में, मैंने कहा ना कि मैं जब भी इस चैनल में आपके हाथों न जाने क्यों सच्चाई निकलती, तो वो मई जून में तो हमारे साथ ऐसा था, कहते थे लोग वाग या अन्य पत्रकार मित्र या अन्य राजनीतिक दल या विश्लेषक कि अगर आज चुनाव हो जाएंगे तो आप 65, 60, 70 पे आ जाते थे हम लोग। उसके बाद बूस्टिंग का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने किया। पोलिंग बूथ के जो कार्यकर्ता है उनकी बैठक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल परेड मैदान में ली थी। उनको बताया था कि आपने अगर बूथ जीता, चुनाव जीता, अगर हम पोलिंग बूथ पे चुनाव हार गए तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ऐसे कुछ स्टेप्स थे। उसके बाद अमित शाह जी आए। अमित शाह जी के बाद हमारी रणनीति ऐसी रही, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और कैलाश विजयवर्गीय जी, शिवराज जी, हमारी जो यात्राएं निकली, सबको एक एक जगह का, महाकौशल का किसी को, मध्य प्रांत का किसी को, मालवा का, सबका ऐसा रहा है। हमने चुनाव को बांटा और शने शने धीरे 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 हम बढ़ते गए, और हमारे बारे में जो लोग को जिसको जो कहना था वो कहते गए। कोई हमको झूठ की मशीन कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई मतलब जो जो जिसको जैसा जैसा लगता था। कोई छींटे सिंधिया जी पे छींटे उतारता था कि ये तो महाराज थे, अब भाई साहब हो गए, इनका कद छोटा है बड़ा है, तब बातों में हम नहीं गए। हम चुनाव में हमारा फोकस था, हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा महाकौशल था, जहाँ से हमने जबलपुर संभाग, छिंदवाड़ा, बैतूल, यहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा पिछले मार्जिन में कम रहे थे। और आप देखिए लगातार बैतूल हो चाहे होशंगाबाद हो, लगातार हम वहाँ से आए, और उसका यह परिणाम है कि आज हमारी जो 150 की जो बात की थी, हमने कहा था कि 150 आएंगे और उससे आगे आए, और प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी ईमानदारी से काम किया। कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से काम किया है और पूर्वानुमान था कि 150 प्लस जाएंगे, और वो जो वर्तमान आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़े के ऊपर आप भारतीय जनता पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये रुझान है और परिणाम आएंगे तब परिणाम जो भी आएंगे उसका हम बहुत ही विनम्रता, बहुत हमने जब आपके चैनल में 5 साल पूर्व मुझे याद है कि कई लोग भग गए थे, पर मैं आपके लास्ट डिबेट तक रहा था। जी बिल्कुल। और 18 में भी हमने सर निभा के, शीश निभा के जो जनता ने परिणाम दिए थे, हमने न गमन में न गुर में। आदमी कहता ना कि ये ऐसे हैं और वैसे हैं और ये जनता ने वोट दिया, ये जनता गद्दार है, या दुनिया की जो जो बातें, हम नहीं, हमने जनता के बीच में अपनी याचना की, हमने अपनी बात की, उन्होंने जो भी आशीर्वाद दिया सहर्ष स्वीकार है, आज भी है, आगे भी रहेगा। 2024 में भी हम याचना करेंगे जनता के बीच में जाके, अपनी बात रखेंगे और जो आशीर्वाद रहेगा उसको तन्मयता के स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, ये जनादेश की ही बात है। हालांकि कई बार बीच में जब 2019-20 का जो प्रकरण हुआ उसके पश्चात में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का अपमान किया, तो उस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अनवर खान जी, आपके पास आना चाहूँगा। जनादेश आ रहा है, कुछ ही देर में परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे। इसमें आपने जो बताया है, इसमें कुछ कांग्रेस वालों का घात है अंदर से हमारे लिए। जी, वो नहीं चाहते थे कमलनाथ जी आगे बढ़े, वो ये घात हुआ हमारे समाज। अच्छा, कमलनाथ जी ने भरोसा किया उन पे, क्योंकि मुस्लिम जो टिकट था उन्होंने 20 बोला था पहले, 20 से 15 करा, 15 10 करा, 10 से 5 करा, 5 का 3 करा, 3 करने के बाद 2 कर दिया, वो प्रधान जीत रहे थे। तो ये घात हुआ है, इसमें कांग्रेस की कमी नहीं है। जो अच्छे कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी ने उनको हाईजैक कर रखा है, जो कि हमेशा हाईजैक इनका रोल रहा है हमेशा। ये हमें तकलीफ है, और कमलनाथ जी को भी सोचना चाहिए था, हमने किस लोगों को टिकट दिया है और किस कहने पे अपन ने क्या काटा है। क्योंकि आज आप लोगों को नहीं मालूम, ये पहली बार बता रहा हूँ आपको, आज मध्य प्रदेश में 135 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम जो रेशा है 35,000 40,000 रेशा है वहाँ पे,
बोर्ड होगा, मुस्लिम बोर्ड जो है। अब आप बताइए, अगर वो मुस्लिम, एक तो बीजेपी कहती बोर्ड नहीं देते, मुस्लिम बोर्ड नहीं देता, इतनी जीत कैसे हो जाती है? आप बताइए। दूसरा तीसरा ये है कि मुस्लिम जो नाराज होता है कांग्रेस से जी, तो वो देन बीजेपी की होती है, भीतर गार्ड जो कांग्रेस वाले कर लेते हैं, जो बीजेपी को फॉलो करते हैं, उनकी वजह से तकलीफ होती है। ये चीज़ तो भारतीय जनता पार्टी की जब टिकट घोषणा हुई थी उसके बाद जो रणनीति बनी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की रणनीति में चीज़ें साफ रही होंगी। लेकिन जो आपने भितरघात की बात कही, क्योंकि जब हमने देखा 144 लोगों की जब सूची आई और उस सूची के बाद में जो आक्रोश उभरा, कांग्रेस उस आक्रोश को शांत करने में नाकामयाब रही है क्या? इस कारण से परिणाम आ रहे हैं? नहीं जी, हाँ सही है, उसमें आप ध्यान नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, अब कैसे, जो पहली बार मैंने, भाई साहब आज 40 साल से पोलिंग बूथ संभालता हूँ जी, तो पोलिंग बूथ संभालता हूँ। दिग्विजय सिंह पहला इलेक्शन लड़े जब से लेके आज तक, और हमारे आरिफ वकील के हुए, ये हुए, पूरा पोलिंग बूथ मेरा, पूरा रिकॉर्ड है मेरा जी, तजुर्बा होगा मुझे। लेकिन इस पहली बार 40 साल में देखा है कि अब कैसे बीजेपी का कार्यकर्ता इतना सुस्त दिखा, हमें एजेंट जो था वो सुस्त दिखा, ये पहली बार देखा। वरना रुझान जो उसका जो जोश होता ना, वो नहीं था। लेकिन ये जो घात हुआ अंदर, ये हमारे मतलब दिमाग में नहीं आ रहा। मतलब ये बात मान ली जाए कि जैसे कि पहले कई बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात आई, अभी कांग्रेस ने कहा कि नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा अलग अलग हैं, तो ऐसा कुछ हुआ कि दिग्विजय कांग्रेस और कमलनाथ कांग्रेस अलग अलग नजर आई इस चुनाव जी में? इसमें ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की नहीं बची थी, कि दिग्विजय सिंह वो कमलनाथ की लड़ाई थी। चलिए, लेकिन कमलनाथ जी ने उस पर भी थोड़ा सा माहौल नहीं बनाया। ये हमने आप शुरू से कह रहा हूँ, मैं 2 महीने 3 महीने से कह रहा हूँ, इस पे कवर कर लेते हो जाता। ठीक है, उसमें माहौल कुछ जैसे कि अब वो हैंगे अपने राहुल गांधी जी, उनका हार का उन्होंने वो है अंथोनी जी, उनसे क्या कि मैं क्यों हारा हूँ, आप सर्वे करो। तो उन्होंने दिग्विजय सिंह से मिलकर उन्होंने क्या कहा, साहब आप यूं हारे को मुसलमान ने आपको वोट नहीं दिया। ठीक, तो ये मिजाज बना के, ये माहौल बना के चले वो। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में, और अजय श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूँगा जी। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अनवर खान जी, नेशनल टेलीविजन पर उन्होंने स्वीकार किया है कि ये कमलनाथ और दिग्विजय की लड़ाई का परिणाम है। आपका विश्लेषण? देखिए, अंदरूनी लड़ाई एक कारण हो सकती है, लेकिन प्रमुख रूप से जो जनता होती है उसमें अधिक से अधिक लोगों के पास सरकार जो चल रही है उसकी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। मध्य प्रदेश में जो 230 विधानसभाएं हैं जी, उसमें एक विधानसभा में औसत वोटर का जो प्रतिशत है वो है 2,46,000 जी। मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह जी ने पिछले 16 साल में जो अपनी योजनाएं चलाई हैं, 18 साल में जो योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं में प्रत्येक विधानसभा में 1,25,000 ऐसा मतदाता है जिसको सीधा लाभ सरकार की योजनाओं से मिला है। यदि 1,31,00,000 यदि लाडली बहनाओं का औसत निकाला जाए तो प्रति विधानसभा में 57,000 जो लाडली बहना है एक विधानसभा क्षेत्र में है। तो जो हार और जीत है वो मतलब यदि 75% 70% यदि वोट हुआ है, तो सूरज जी आप ये देखिए कि 2 लाख, 1,80,000, 1,90,000, 2 लाख जी, जिस विधानसभा में किसी सरकार के द्वारा किए गए सीधा लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या 1,25,000 हो। देखिए, एक जो सीधे प्रभावित लोग हैं, मैं उनमें ये कहूंगा कि जैसे 57,000 में प्रति विधानसभा में यदि लाडली बहना है, तो इसके बाद आप मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लीजिए, इसके बाद आप मुख्यमंत्री लाडली बहना लक्ष्मी योजना ले लीजिए, मुख्य बुजुर्गों के तीर्थ दर्शन की योजना ले लीजिए। तो ये जो एक प्रभावित हैं, उन्होंने जो छोटा वर्ग था उसके लिए उन्होंने चुना, जो वर्ग जो था, यदि जैसे मुख्यमंत्री जी ने खुद रहकर उन लोगों की समस्याएं जानी, उन लोगों का मानदेय बढ़ाया, जैसे गांव के टीचर्स हैं या जो शिक्षा कर्मी हैं उनको अपने ओर किया, यदि जो आशा कार्यकर्ता हैं उनकी ओर ध्यान दिया, जो मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, छोटी कार्यकर्ता है, बड़े कार्यकर्ता है, सेविका है, उनके वेतनमान में वृद्धि की, तो उन्होंने जो मूल था, बेस था, वो शिवराज सिंह जी ने पकड़ा। मतलब आज हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी के 5 बड़े चेहरे हैं, उनमें जैसे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और आपका शिवराज सिंह और हेमंत विश्वा शर्मा, ये इस समय हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के 6 बड़े लीडर हैं। ये जो योजनाएं हैं, जो योजनाओं का क्रियान्वयन है, वो जितने अच्छे से शिवराज सिंह जी ने किया, उन्होंने जो वोटों का गणित समझा। अरस्तु ने जो एक बात कही थी, अरस्तु बहुत बड़े दार्शनिक थे, अरस्तु ने कहा था कि राजा दार्शनिक होना चाहिए या दार्शनिक राजा होना चाहिए। शिवराज सिंह जी चौहान मास्टर डिग्री MA इन फिलॉसफी हैं, दर्शन शास्त्र में हैं,
तो एक वो दर्शन शास्त्री के नाते उनका जो दृष्टिकोण था, वो जो दृष्टिकोण था उनका, वो उनको राजनीति की कामयाबी की सीढ़ी चढ़ाने में वो रहा है। आप बेस समझिए, कमलनाथ जी को पूरे मध्य प्रदेश का ठीक से नक्शा भी नहीं मालूम था। वो केवल एक छिंदवाड़ा के नेता थे, एक छिंदवाड़ा मॉडल वो पेश कर रहे थे कि हमने छिंदवाड़ा में इतना डेवलपमेंट किया। लेकिन शिवराज सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्हें एक एक ग्राम पंचायत की समस्याएं, एक एक ग्राम पंचायत में कौन सरपंच है, एक ग्राम पंचायत का नाम क्या है, वहां की समस्या क्या है, हर विधानसभा क्षेत्र से अटैच थे वो। हर विधानसभा क्षेत्र के हर विधायक को वो अपना समय देते थे, उनसे कहते थे कि आपने डेवलपमेंट में क्या काम किया, आप अपने क्षेत्र में कितने टाइम रहते हैं। एक जो उनकी रणनीति थी, इतनी कारगर रणनीति थी, इतना था। ये एक विद्यार्थी होता है जो 12 महीने पढ़ता है, उनके पास संसाधन थे, उन्होंने पूरा उपयोग किया। संसाधन के पहले उन्होंने लगभग 4 और 5 चरण पूरी विधानसभाओं को कवर कर रखा था। और इसके बाद उन्होंने जो रणनीति अपनाई कि जो सबसे ज्यादा जो शिकार होता है वो होता है गुटबाजी का। तो जो लोग गुटबाजी करते हैं, जैसे 3 बड़े केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे, ये अपने 4-4, 5-5 लोगों को लेके पहुंच जाते थे और कहते थे कि हमें टिकट दो, हमारे आदमी को टिकट दो। तो उन्होंने उन्हीं को टिकट देकर कहा कि आप भी विधानसभा चुनाव लड़िए। तो वो जो अपनी दूसरे जो समर्थक थे उनको टिकट मांगना भूल के, तो उनकी जो टिकट में जो एक गड़बड़ी होती है, आपस में जो टकराहट होती है, उसे उन्होंने बड़े कुशल रणनीति से समाप्त किया। तो जो भाजपा की कुशल रणनीति थी वो एक अध्ययन योग है, ना कि कोई संयोग है। या कोई कहे कि हमारी कमजोरी थी या इसका फायदा उठाया, उसका फायदा उठाया, नहीं। 57,000 लाडली बहना, जब उन्हें यह मालूम था, कांग्रेस के नेता मंच से ये कह रहे थे कि हम ये आते सी लाडली बहना योजना बंद करेंगे, अपनी नारी सम्मान योजना शुरू करेंगे। तो जो महिलाओं को यह संदेश गया, महिला जो है वो जीवन वास्तविकता में जीती है, कल्पना में नहीं जीती। वो जो सामने है, जो उनके हाथ में है, वो उस पर विश्वास करती हैं। तो वो जो लाडली बहना है, उसने यदि 1 वोट भी डलवाया, 2 वोट भी उसके परिवार में डलवाए, तो वो जीत का आंकड़ा था। इसीलिए जो था, आज जो दिख रहा है आंकड़ा, मेरे ख्याल से जो 175 तक यदि भाजपा पहुंच जाती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सही कहा आपने, अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि 175 भी यदि भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल जाती हैं, क्योंकि अभी कई सीटों के परिणाम आना बाकी है। बहुत कम सीटों के परिणाम सामने आए हैं और रुझान चल रहे हैं। रुझान में जो हम आंकड़े देख पा रहे हैं कि 166 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 166 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। यहाँ एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, आपके पास आना चाहूँगा परमिंदर कौर जी। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, कांग्रेस की रणनीति, ये जो तमाम चीज़ें रही हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, इस बार कुछ ऐसा अप्रत्याशित, और जैसा कि अनवर जी ने कहा ही है कि कांग्रेस में जो चीज़ें रही हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस में आपके साथ हैं कांग्रेस नेशनल के लिए, जैसा कि बात पहले भी बात हुई थी कि भाई हम लोकसभा चुनाव के लिए साथ में हैं, लेकिन अब जो चीज़ें मध्य प्रदेश में अभी जैसा कि स्वीकारोक्ति भी हुई है कि ये चुनाव जो था ये कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की बात नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा कहती थी कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी और जनता का चुनाव है, तो कांग्रेस उस चुनाव मैदान में नजर नहीं आई और परिणामों में भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ जो बात अभी आई है कि ये कांग्रेस और कमलनाथ के बीच की लड़ाई थी, जिसका खामियाजा उठाया है कांग्रेस ने, और अब कांग्रेस एक बार फिर विपक्ष की भूमिका में रहने के लिए तैयार है मध्य प्रदेश में। तो ऐसी स्थिति में उस अलायंस पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए सूरज जी, अलायंस तो मुझे लगता है और भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जो कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज थी अपनी कर्नाटक की विजय के बाद कि हम मध्य प्रदेश तो जीत ही रहे हैं, तो जो उनको कोशिश करनी चाहिए थी और जितना उनको मेहनत करनी चाहिए थी, और लास्ट 6 महीने में तो ऐसा लग रहा था कि उनका कहना कि जनता चुनाव लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि साम दंड भेद जो सारी चीज़ें भाजपा यूज़ करती है उसका तोड़ अभी कांग्रेस के पास है नहीं। और काफ़ी हद तक ये इलेक्शन उन्होंने जीता हुआ इलेक्शन हार गए हैं वो। और कमलनाथ जी की भी जो पिछले 2 महीनों में ऐसा लग रहा था सेंट्रल लीडरशिप अलग राह चल रही है, कमलनाथ जी अलग राह चल रहे हैं, और इंडिया अलायंस ने जैसे कुछ टीवी एंकरों का बहिष्कार किया था, उनको वो नविका जी को बैठा के एरोप्लेन में लेके अपना इंटरव्यू देते, कहीं ना कहीं बहुत ही कमलनाथ जी ने ऑटोक्रेटिक मैनर अपने क्या नाम है, अपने उत्तर प्रदेश के अलायंस चाहती थी समाजवादी पार्टी, उनके साथ नहीं किया। आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं चाहती थी अलायंस हो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वाज वेरी श्योर ऑफ इट्स सक्सेस। उसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जमीन पर, तो ये मैं ऐसा मानती हूँ कि ये सत्ता पक्ष की सफलता से ज्यादा विपक्ष की विफलता है। एक जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है, ये कांग्रेस से सीखना पड़ेगा। ये एक
नया विश्लेषण सामने आया कि जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है। और जैसा सही है, जी जब अवसर देंगे जी तो आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी अच्छी बात कही। बिल्कुल अभी मैं आना चाहूँगा आर.के. शुक्ला जी के पास में। कांग्रेस की जो स्थिति है, क्या टिकट वितरण कांग्रेस का सही नहीं था? निश्चित ही रूप से अगर आज से हम 6 महीने पहले की स्थिति में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही थी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस के लिए एक स्वर्णिम अवसर था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी, जो उनका पुराना रोग है, आज का नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पुराना रोग है, टिकट वितरण निश्चित रूप से पार्टी की हार का एक प्रमुख कारण है। उनमें मैं यहाँ तक बोलूंगा कि 50 से 60 ऐसे टिकट वितरण किए गए जिन्हें जनता लगातार नकारती रही है। वो मॉडल 1998 से लेकर 2003 के बीच में जो उनके प्रिय चेहरे थे, वो उन्होंने आज फिर से जनता के सामने परोस दिए। उन चेहरों को जनता 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार नकार चुकी थी। इसके बाद भी कांग्रेस की जो गुटबाजी है, उस कारण से उन्होंने उनको फिर से जनता के सामने उतारा। जनता ने उनको फिर वापस फेंक दिया पार्टी की झोली में। अगर कांग्रेस पार्टी नए चेहरों को टिकट देती किसी भी क्षेत्र में, मैं क्षेत्र को नहीं कोट करूंगा, निश्चित रूप से आज परिणाम कुछ और होते। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि ये बीच 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं। जो भी अभी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता जो वो अपने आप को मानते हैं, जनता नहीं मानती। जनता मानती तो आज परिणाम अलग दिखाई देते हैं। अगर इन सबको बाहर फेंक दिया जाए, मैं फेंकना शब्द यूज कर रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब सम्मानीय हैं, कभी न कभी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सम्मानीय हैं। लेकिन अगर आज भी कांग्रेस का नेतृत्व उन चेहरों को बाहर करके नए लोगों को मौका दे, तो प्रदेश की जनता कांग्रेस का साथ देने के लिए आज भी तैयार खड़ी है और लोकसभा चुनाव में उसका स्पष्ट रूप से परिणाम नजर आएगा। सही कहा आपने कि ये चीज़ें हो सकती हैं, और चूंकि ये कहा जा रहा था कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है, 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, और 2024 में फाइनल होने वाला है। प्रवीण नापित जी, जो बात अभी परमिंदर कौर जी ने कही थी कि जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है, कोई कांग्रेस से सीखे, इस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी टिप्पणी रखें। तो 2 कदम आगे और बात कहूँगा जी। 2018 के कांग्रेस की सरकार आई जी, और कुछ दिन बाद आपने देखो शरद कौल भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और नारायण त्रिपाठी विधायक थे। वह किसी स्थगन के मामले में कांग्रेस के आसपास खड़े थे, बैठे थे, जो भी है उसको समझें आप इशारे में। बिल्कुल। इतना भर 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के उस स्थगन में पहुंचे थे, दिल्ली हिल गई थी। इनके 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्र की जो इनकी आला कमान, किसी को भी कुछ होश नहीं आया। और लास्ट में यह चिल्लाते रहे कि हमने 100 करोड़ में, किसी ने 35 करोड़ के, जो जैसा हुआ। फिर वो कहते थे सत्ता का सेमीफाइनल है। उस 28 में चुनाव हुए और इन्होंने कहीं कहा कि बेच दिया भगोड़े, फलाना, दुनिया दुनिया की जो गद्दार वर्सेस वफादार हुआ, सब जी। और वहाँ पे भी हारे। उस हार में भी इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस का एक चीज आती थी, सर्वे सर्वे सर्वे। और कांग्रेस के जो कमलनाथ जी हैं, वो भगवान करम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो ऐसे ही रहे और भारतीय जनता पार्टी को जिताते रहे और कमरे में बंद रहे। अजय जी ने कहा था कि उन्होंने मध्य प्रदेश के वाकई में मुख्यमंत्री बनने के बाद हेलीकॉप्टर में यहीं से बैठ के छिंदवाड़ा जाते थे, छिंदवाड़ा से यहाँ आते थे। आज छिंदवाड़ा और महाकौशल का क्या हर्ष हुआ है, जबलपुर में क्या हर्ष हुआ है, ये देख लिया। अभी भी और 28 जब वो महापौर के जब उसका चुनाव हुए तो कह लेते एक हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा हुआ है, आपको याद होगा। वो जाके वो पूरे में राउंड लगा, कहाँ गया, वहाँ पे भी ये हारे पूरे। उसके बाद अब परमिंदर जी ने जो कहा कि इंडिया अलायंस की जो बात की है, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है। हम लोग बहुत सदमे ये कहें कि जो एक जब खेलने जाता है ना, तो हम बहुत डरे थे कि बीजेपी का जो विचार का जो वोट बैंक है वो हमारे पास उतना ही है। और वैचारिक वोट बैंक भी अगर हमसे नाराज हो जाता है तो घर में रहता, वोट डालने नहीं आता। अब कांग्रेस का जो वोट बैंक है 27%, वो पूरे चले था। अच्छा, उसमें भी कुछ ऐसी अभी जातियां थी जो वो कहते थे हमारा संविधान खतरे में है, हमें तो कांग्रेस को वोट डालना है। जब ये हम सब चीजें सुनते थे तो हमें तो पसीना आ जाता था। हम तत्काल रणनीति, हर रात हर दिन एक रणनीति बनती थी जी। वो पूरी टीम रहती थी। अजय भाई ने फिर इस बीच में एक बात और कही थी, उस पर भी आऊंगा मैं जी।
तो जो परमिंदर जी ने कहा कि इन्होंने उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। हाँ। आम आदमी लगभग मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती, जी। समाजवादी लड़ती, उसको भी अखिलेश फखलेश कह के भगा भूग दिया। हाँ। और जब उसने वोट काटा तो किसका? कांग्रेस कांग्रेस का ही काटा। हाँ। बीजेपी का जो गुस्सा वाला वोट था वो दूसरे बस में चला गया। जी। अब वो कांग्रेस में नहीं गया। हाँ। तो चुनाव हारे। अब इसके बाद इनके यहाँ ना तो अभी भी जितने पे आए हैं ये, उसके बाद ना तो कोई समीक्षा होगी। हाँ। अभी तक कोई और होता, अभी तक उसने इस्तीफा दे दिया होता। हाँ। अब तीसरी बात और बड़ी हास्यास्पद आई कि हमारे जो विद्वान मित्र मेरे बगल में पहली बार देख रहा हूँ इनको टीवी पे बोलते हुए, मैं उनको प्रणाम करता हूँ दोनों हाथ जोड़ के, कि उन्होंने कहा कि 135 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। हाँ। जो इनका एक मतदाता का प्रतिशत है जीत और हार के लिए, वो तय करते हैं। जी। आपके नुमाइंदे क्यों नहीं गए कांग्रेस के नेताओं से कहने के लिए? हाँ। उन नुमाइंदों ने उनको चेतावनी क्यों नहीं दी? आप 100 मांगते आपको 50 मिलते, 50 मांगते आपको 25 मिलती, 25 मांगते 12 मिलती। हाँ। अब आपको जितना दिया आपने लिया। हाँ। आपने क्यों नहीं निर्दलीय नेताओं को खड़ा किया? टीवी में बोले थे सांप मर गया लाठी पटकने से कुछ होना नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, आपको अगर अपनी बात कहनी तो लिखित में से पहले कहते थे, 4 दिन पहले कहते, बाद में अभी शाम को यहाँ से चैनल से उठ के जाना तो वहाँ नेताओं से कहना कि आपने हमारे साथ ये गलत किया। जी। ये चीजें क्या होता है, एनालिस्ट पहले आसपास सब होता है। और एक नेता जब चुनाव में जाता है तो लीडरशिप के सामने लीडर को मालूम होता है कि ये आदमी, सबको मालूम होता है। आप पत्रकार हो, आपको भी मालूम होता है कि इंदौर से कौन जीतेगा, जबलपुर से कौन जीतेगा, सागर से कौन जीतेगा, ग्वालियर से कौन जीतेगा। एनालिसिस होता है। उस एनालिसिस से कांग्रेस कहाँ थी ये समझ में नहीं आ रहा। अब हम जीत रहे हैं तो आप कह रहे हो कि हमारे लोगों ने गद्दारी की और हमारे कार्यकर्ता में हमारे कार्यकर्ता कोई भांग खा के थोड़ी बैठे थे जो आप कह रहे उदास है। हमारा कार्यकर्ता कोई भांग खा के बैठा था क्या? ठीक है, चर्चा हम जारी रखेंगे। कुछ बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं। इस समय बुधनी से बड़ी खबर आ रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और बुधनी विधानसभा से शिवराज सिंह चौहान भारी मतों से विजयश्री को प्राप्त हुए हैं। विजयश्री मिली है शिवराज सिंह चौहान को। 77,286 वोटों से शिवराज सिंह चौहान की जीत हुई है। 77,286 वोटों से शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा चुनाव से जीत गए हैं और सोहागपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयपाल सिंह चुनाव जीत गए हैं। सोहागपुर विधानसभा सीट से विजयपाल सिंह 2,178 वोटों से चुनाव जीते हैं और सोहागपुर विधानसभा से कांग्रेस चुनाव हार गई है। इसके बाद हम बात करें मंडला विधानसभा की। मंडला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। मंडला विधानसभा से पूर्व राज्यसभा सांसद संपतिया उइके चुनाव जीत गई हैं और मंडला में भी कांग्रेस को हार मिली है। इसके बाद हम बात करें बागली विधानसभा सीट से। बागली विधानसभा सीट से भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और बागली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के मुरली भवरा ने 21,500 वोटों से विजय हासिल की है। कांग्रेस को यहां कड़ी मात दी है मुरली भवरा ने। खातेगांव विधानसभा सीट से भी कांग्रेस को हार मिली है और पूर्व मंत्री दीपक जोशी हार गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े दीपक जोशी 3,772 वोटों से हारे और यहां आशीष शर्मा को जीत हासिल हुई है। खातेगांव विधानसभा सीट पर आशीष शर्मा चुनाव जीते हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 25,000 वोटों से चुनाव जीते। छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से 25,000 वोटों से कमलनाथ चुनाव जीते हैं। जो कांग्रेस का अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, माफिया राज है, गुंडा राज है, उसको जनता ने हराया है और विकास को जिताया है और विनाश को हराया। ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा। जयपुर की 7 सीट ने बता दिया है कि तुष्टीकरण नहीं चलेगा, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, माफिया राज नहीं चलेगा और जनता ने इन सब चीजों के ऊपर में बुलडोजर चलाया। देखिए तो 10 साल में पुनः सेवा करने का अवसर मिला था। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने जो विश्वास जताते हुए खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनाए, निश्चित रूप से जो पिछले 10 साल जो काम किए उसका लाभ मिला है और साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो 5 साल के कार्यकाल में जो काम किया है उसका ही परिणाम है। जनता जो है निश्चित रूप से सम्मान दिए है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने हमें विपक्ष की भूमिका निभाने का मैंडेट दिया है और उसका हम लोग सम्मान करते हुए बखूबी विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे। एक अंडर करंट था जिसको हम लोग शायद नहीं भांप पाए और उसी का नतीजा है कि हमको ये मैंडेट मिला है। लेकिन मैं रायगढ़ के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हमको पुराने रायगढ़ जिले में 4 सीट दिया है और उसको हम लोग फिर से बखूबी निभाएंगे। कितने
भाई बेटे के रूप में मेरी सेवाओं को स्वीकार किया। ये जीत उनको समर्पित करता हूँ, अपने क्षेत्र की तमाम माताओं बहनों को, सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को और अपने वो कार्यकर्ता जो मेरी ताकत बन के पूरे क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में जीवटता से चुनाव लड़े, उनको समर्पित करता हूँ। और जिन प्रत्याशियों को जीत मिली है वो उत्साह से लबरेज हैं, जनता का धन्यवाद कर रहे हैं, और जिन्हें जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया है वह अपनी उस भूमिका के लिए भी तैयार हैं और जनता के आशीर्वाद को, जनादेश को शिरोधार्य कर रहे हैं। हमारी चर्चा चल रही थी। प्रवीण नापित जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी रखें, फिर अगले अतिथियों के पास आता हूँ मैं। अनवर भाई कह रहे थे जी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हतोत्साहित था। हाँ। उसके अंदर ऊर्जा नहीं थी, उनके अंदर जोश नहीं थी। खाना सब खा के आते हैं, गरीब कार्यकर्ता हमारा है नहीं, जोश उसमें था। आपकी नेत्र में कुछ विकार होगा जो वो सब चीजें आप नहीं देख पा रहे थे। और दूसरी तीसरी बात, एक बात है, पढ़ा लिखा पैनल बैठा है, अजय भाई सब बैठे हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत, परमिंदर जी से आज पहला परिचय हुआ। इंडिया आपका अलायंस है, उस अलायंस के अंदर आपका को पार्टनर कहेंगे और सबसे बड़ा पार्टनर कांग्रेस है। उसकी भाषा क्या थी कि जेब कट आता है, एक आदमी आता है अपनी बातों में लगाता है, दूसरा जेब काटता है, तीसरा डंडा मारता है। यह देश के प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं क्या? जी आ रहा हूँ परमिंदर जी आपके पास। मैं बस यहाँ एक जरूर कहना चाहूंगी, जहाँ मर्यादाओं की बात हो रही है तो दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इसका मुझे लगता है कि स्तर नीचे है ना? डिस्कोर्स का भाजपा भी नहीं, मोदी जी ने नहीं कहा। मूर्खों का सरदार वगैरह जो ऐसे बयान आते हैं, तो दोनों ने ही जो लेवल ऑफ डिबेट है उसको काफी नीचे किया है। जी तो अब ये जनता, मतलब उसके बाद उन्होंने कहीं चुरकट का, कहीं पनौती का। हम लोगों ने फेसबुक में किसी भारतीय जनता पार्टी ने लिखा कि आज कौन पनौती है कौन पापी है। ये ऐसे कह के आप देश की बात करोगे, ठीक है, हारे को हरिराम, जीते को पूरा लाल सलाम, ठीक है, तो वो ठीक है। पर मेरा कहना ये है कि ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अनवर भाई ने कह दिया है कि हमारे ही लोगों ने बीजेपी को जिताया है और कांग्रेस को हराया है। तो ये तो चलना नहीं आ जाएगा, तो इसको तो चलाना चाहिए, आपने उसको ध्यान नहीं दिया। नहीं, मैंने ध्यान दिया। और इसको मैं आपको एक रेशा बताऊं जो मेरे उसमें है, बीजेपी का जो बड़ा नेता है जी, उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। सिर्फ मंच पे ही बदतमीजी करते हैं, बाकी आप उनके अखलाक देखोगे तो मुसलमानों को एक आवाज फोन उठाते हैं। हाँ। जिसमें ये कांग्रेस वाले नहीं उठाते। जो दिग्विजय सिंह है, ये सही, इनका जो चमचा है, जो जूते उठाता है, ये उसको ज्यादा करीब लगते हैं, उसका फोन उठाते हैं। बीजेपी में बड़े नेताओं में खूबी जो मैंने देखी है, वो पाई गई है कि अपन उसको फोन करो तो वो फट से मिसकाल तक उठाता है। मैं बिल्कुल वही कह रहा था, ये जो चीजें हैं उठाता है वो, लेकिन मंच पे जो बदतमीजी करता है सिर्फ हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, सिर्फ दो मुसलमान है घर, उनमें बड़ा, लेकिन मेरा जो मोहल्ला है, मेरे बगैर शायद कोई काम करे। अगर मेरा कोई मिलने वाला आता है, कोई हिंदू आता है पढ़ने जाता, तो वो उसको नाश्ता खाना सब खिलाते हैं। लेकिन सिर्फ मंच की बुराई यही है जो हमने देखी है। और जो कांग्रेस की बुराई है, जैसे दिग्विजय सिंह वगैरह हैं, इस वक्त जय वदन दिग्विजय सिंह ने कह दिया जिलानी साहब ने। तो फिर ये जो बात आ रही है, अनवर जी आप जो बात कह रहे हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा कांग्रेस आरोप लगाती है, हार रहे हैं, तो ये कैसा? ये लक्ष्मण सिंह जी यूं आ रहे हैं, उनकी पोजीशन डाउन थी। वो दिग्विजय सिंह का जो होल्ड है बीजेपी में बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का, समझ गया, दिग्विजय सिंह जी का होल्ड बीजेपी में बहुत अच्छा है। जी हाँ, बहुत अच्छी पोजीशन। वो अपने कहने पे अपने क्षेत्र में सबसे घटिया बीजेपी का आदमी कैंडिडेट खड़ा करते हैं, अपने बच्चे के आगे, अपने भाई के आगे, अपने आगे। ये उनकी मतलब वो है। वो 5 सीट हरवा देंगे कांग्रेस की, सिर्फ खुद के भाई को बेटो जिताने चक्कर में। ये रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा, वो लक्ष्मण सिंह जी हार रहे हैं, तो मुझे लगता है बीजेपी से कहा होगा इनको हरा दीजिए। ये ममता जी, देखो ममता जी ताकतवर लेडीज थी, अच्छी थी, उनको टिकट नहीं दी बीजेपी ने, सिर्फ दिग्विजय सिंह की देन पे। अच्छा, मतलब बीजेपी की टिकट दिग्विजय सिंह के कहने पे दी गई क्या? ना, बीजेपी उनको काटा गया टिकट, उनका जो टिकट काटा गया है। एक गठबंधन जो चला है मध्य प्रदेश में, वो कांग्रेस और भाजपा का चला है, उनका टिकट जो है वो काटा गया। जी, ये मतलब ये बिल्कुल अलग तरह की चीजें हैं। अब चूंकि अभी शाम तक देखिए और क्या नहीं होता है। नहीं, यहाँ जो बात सामने आ रही है कि जैसा कि अनवर जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह अपने भाई और अपने बेटे की सीट को जिताने के लिए 5 सीटें और हरा सकते हैं, तो मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में दिग्विजय सिंह की भूमिका है। कह तो रहे हैं अनवर जी कुछ लोग। जी, ये साफ है। अरे साफ है, उनका
उनके बगैर पूछे हमारे सिरोंज में रहता हूँ मैं जी सिरोंज में रहता हूँ। जब हाँ। तक बीजेपी का हमारे जो विधायक हैं उमाकांत जी, उनके बगैर किसी कांग्रेस का कार्यकर्ता को पद नहीं दिया जाता। हाँ। और दिग्विजय सिंह के बगैर का बीजेपी को पद नहीं दिया जाता। रानी साहब की जब डेथ हुई तो लक्ष्मीकांत का कांग्रेस में आप बताइए कि अच्छे वो नहीं है पंडित, हाँ। गुना हैगा वो सिरोंज हैगा सब जगह, लेकिन लक्ष्मीकांत जी ने थी निभाई जलाने की। लक्ष्मीकांत जी ने तो ये मैं गवाह हूँ चश्मी। तो दिग्विजय सिंह बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं क्या? नहीं, वो ज्वाइन नहीं कर सकते। ज्वाइन करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। हाँ। वो ज्वाइन अच्छा, उन्होंने खाली करवा सकते हैं लोग अच्छा, लोगों को करवा सकते अभी भी जितने कांग्रेस के लोग गए हैं बीजेपी में, दिग्विजय सिंह और राहुल भैया की परेशान होके गए हैं वो लोग मजबूरी में। अब सिंधिया जी थे, नहीं अब राहुल आज हमारी ताकत है सिंधिया जी कांग्रेस की बहुत अच्छी, ये सिर्फ दिग्विजय सिंह की देन है। अच्छा। और वहाँ पे भी वो ताकत में है। तो फिर कमलनाथ ने गलत नहीं बोला कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो? यदि कपड़े फाड़ना दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो तो गलत नहीं बोला फिर उन्होंने? हाँ नहीं, सही बोला उन्होंने, सही रहा ना मालूम जी। तो इसका फायदा बीजेपी को मिला। वो तो लेकिन दिग्विजय सिंह चाहते थे बीजेपी को फायदा मिले। ठीक है, दिग्विजय सिंह चाहते थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस समय की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता अनवर खान जी का कहना है कि दिग्विजय सिंह चाहते थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और मध्य प्रदेश में उन्होंने जो किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दिग्विजय सिंह ने अपनी भूमिका निभाई है। यहां आपको बता दें कि शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी 7 वोट से जीत हासिल की थी, लेकिन दोबारा काउंटिंग को लेकर कांग्रेस ने वहां हंगामा किया है। दोबारा काउंटिंग को लेकर कांग्रेस का हंगामा। शाहजहांपुर विधानसभा सीट पर 7 वोट से भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को जीत मिली, और इस बात को लेकर दोबारा काउंटिंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध में दोबारा काउंटिंग को लेकर कांग्रेस के लोगों ने वहां हंगामा किया है। और इससे भी बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं इस समय की, जैसा कि अनवर खान जी ने कहा है, इससे बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के लिए दिग्विजय सिंह जिम्मेदार हैं और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में भूमिका निभाई है दिग्विजय सिंह ने। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार, या फिर यूं कहें कि भाजपा की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जी। जैसे गोवा में हुई थी, हाँ, जैसे गोवा मदद की थी बीजेपी की राजा साहब ने, आज यहाँ भी दिया है। ये बात, ये बिल्कुल ये जो सामने बातें आ रही हैं, मैं आपके पास आना चाहूंगा अजय श्रीवास्तव जी। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बना, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, एक स्वस्थ परिचर्चा हो रही है, बहुत अच्छा ये माहौल है। यहाँ हार की हताशा नहीं है, जीत का उल्लास जरूर है पर हार की हताशा नहीं है। लेकिन ये जो चीज है अजय श्रीवास्तव जी कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि भाजपा की सरकार रहे। देखिए अनवर जी जो बात भी कह रहे हो, एक मतलब ये चूंकि गंभीरता का विषय है, यदि दिग्विजय सिंह जी इतने ही ताकतवर होते तो 3,65,000 से लोकसभा चुनाव नहीं हारते। हाँ। नंबर दूसरी बात यह है कि ये चुनाव कहाँ थे, कांग्रेस से कहाँ बड़ी गलती हो गई, कांग्रेस कौन सा मुद्दा लेके कहाँ चली, कहाँ उसने अपना वो मुद्दा छोड़ दिया, कहाँ से उसने दूसरा मुद्दा पकड़ा, बात यहाँ पर आकर हो रही है स्थापित। पहली बात यह है कि जब वहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है लगातार अपना पिछले 6 महीने तक, मतलब चुनाव के 2 महीने पहले तक उनका एक ही वो रहता था कि बेरोजगारी और महंगाई जी, ये 2 मतलब बहुत बड़े मुद्दे हैं और इन पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आती गई तो ये मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि ये वो जानते थे कि बेरोजगारी और महंगाई जो है ये वोट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, ये केवल ड्राइंग रूम में चर्चा के विषय हैं। हाँ। ड्राइंग रूम से बाहर जाने के बाद में आदमी भूल जाता है। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार इसमें होता है। जो उन्होंने मुद्दा पकड़ा वो मुद्दा था जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश के हिसाब से बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। जातिगत जनगणना का जो शिगुफा है वो छोड़ा है आपका बिहार से। बिहार में इसके मतलब प्रेरणा स्रोत रहे हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जो हैं ये नहीं कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति का कोई पढ़ा लिखा युवक जो है वो बिहार का नेतृत्व करे, वो चाहते हैं कि उनका जो परिवार का नौवीं फेल लड़का है उससे सारी जातियां उसके पीछे आकर उसे चीफ मिनिस्टर बनाए। मतलब कोई यादव लड़का दूसरा जो पढ़ा लिखा है वो चीफ मिनिस्टर ना बने। हाँ। उनका नौवीं फेल लड़का जो है वो बिहार का चीफ मिनिस्टर बने। तो ये जो जातिगत जनगणना का कांग्रेस जो है कि किसी मुद्दे को लेके, किसी रिसर्च को लेके, किसी बड़े क्या है कि कांग्रेस में एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में एक समय था कि कांग्रेस में बड़े थिंक टैंक थे।
जो वैचारिक ताकत थे, वैचारिक केंद्र थे, किसी समय के कामराज थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और वो के कामराज थे जो कि नेहरू की सरकार बचाते थे। कामराज योजना चलती थी कि सारे मंत्री अपने इस्तीफे प्रधानमंत्री को सौंप दें और अपना शासन चलाएं। प्रधानमंत्री जिस किसी मंत्री का खराब प्रशासन देखेंगे उसको अलग कर देंगे। तो प्रश्न इस बात का है कि कांग्रेस में थिंक टैंक की जो परंपरा थी, जो वहां पर वैचारिक शक्ति थी, वो चली गई। वो दूसरों से मुद्दे उधार लेते हैं। जातिगत जनगणना जो है वो कांग्रेस का मुद्दा नहीं थी। कांग्रेस तो 1980 में जो कांग्रेस ने अपना वो चलाया था कि जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। बिल्कुल हाँ। तो जो मुद्दे थे जातिगत जनगणना उन्होंने लिया, जबकि जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश के हिसाब से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो जातियों का परसेंटेज है वो 6, 8, 4, 8, 9, 10, कोई जाति का परसेंटेज 10 से ज्यादा नहीं है। जो जातिगत जनगणना है उसमें जो बैकवर्ड है वो बैकवर्ड कहाँ पर है, बैकवर्ड जो है कहाँ पर पीछे है, कहाँ पर आगे है। जब भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड को आगे लेके चल रही है, उसने 3 मुख्यमंत्री दिए, पिछड़े वर्ग के दिए। कांग्रेस ने 1 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का नहीं दिया। तो जो बात कर रहे हो वो फायदा आप भाजपा को पहुंचा रहे हो। ठीक है। जो आपकी जो मतलब आइडियोलॉजी है, आप उसे छोड़ के दूसरे की आइडियोलॉजी कर रहे हो। तो जो कई ऐसे कारण रहते हैं, कोई चुनाव एक फैक्टर को लेकर नहीं लड़ा जाता। कोई नेता इतना ताकतवर नहीं होता है कि वो पूरे चुनाव को अकेला प्रभावित करे। ना ही कोई नेता के आपसी द्वंद्व से जनता को कोई लेना देना रहता है। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जो कोई भी व्यक्ति जो है वो राजनीति से दूर नहीं रह सकता। जब हम चाय पीते हैं तो राजनीति की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि राजनीति की शुरुआत में जब हम पहला घूंट लेते हैं तो उसमें जो पानी होता है, उसमें जो चीनी डलती है, उसमें जो पत्ती डलती है, उसमें जो शक्कर डलती है, उसमें जो गैस जलती है, ये सब जो वो सरकार इनका मूल्य निर्धारित करती है जिसे हम चुनते हैं। तो राजनीति से कोई व्यक्ति चाहकर भी दूर नहीं रह सकता। तो ये कहना कि ये राजनेता, ये इसके कारण इनको घाटा हुआ, उनको फायदा हुआ, ये एक समय टाइम पास का एक मनोरंजन हो सकते हैं। लेकिन जनता 75 साल पुराना लोकतांत्रिक देश, इसमें इस प्रकार से जब समझदारी हो जाती है, प्रवणता आ जाती है, जब समझदारी बढ़ती है, तो कई मुद्दे, कई बातों को लेके चुनाव लड़ा जाता है। सही बात है। तो जो है मतलब अपने मुद्दे, अपने आइडियोलॉजी से हटना, एक परिवार को सपोर्ट करना, ये कई मुद्दे ऐसे रहते हैं जिसने कि कांग्रेस को 400 से 40 पे ला दिया है। सही कहा कि ये चीजें रही और ये तथ्य जिम्मेदार रहे हैं, क्योंकि समय की सीमा है। और परमिंदर जी बहुत कम शब्दों में जी ने जो बताया है थोड़ा सा जी आ रहा हूँ परमिंदर जी। लोकसभा में क्यों हारे दिग्विजय सिंह जी? आप बताइए, साध्वी जी को बीजेपी ने खड़ा यूं करा था कि ये हार जाए, लेकिन माहौल बीजेपी का था, यूं जीती। कड़वा सच ये, जो राजनीति में थी नहीं उनका मामला, और ना उन्हें मतलब था, लेकिन वजह यही थी जीतने की उनकी। सिर्फ एक मुस्लिम वोट था जिन्होंने उनकी इज्जत बचा ली दिग्विजय सिंह जी की, ये है। और दूसरा, जब तक उनकी मिसेस थी रानी साहब, जब तक कांग्रेस थे दिग्विजय सिंह, उनकी डेथ के बाद दिग्विजय सिंह कांग्रेस जी है ही नहीं बिल्कुल ही, क्योंकि वो काम नहीं करते थे। पब्लिक उनके पास रानी साहब के पास जाती थी। हमने देखा है, रात को हम जाते थे, रात को 2 बजे उठ के आगे देखते थे कि आप सो रहे हो, बिस्तर है या नहीं है। उसके बाद से दिग्विजय सिंह जो बदले हैं, आज तक बदल गए हैं। और दिग्विजय सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए, और जो इमरान प्रताप बढ़ी हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारी मांग है अब कांग्रेस से, वरना और अपने लोकसभा में अपने और नुकसान पहुंचेगा। चलिए ठीक है, आपकी मांग। प्रताप बड़ी तो उत्तर प्रदेश के हैं, राष्ट्रीय महासचिव अध्यक्ष है ना, माइनॉरिटी के। माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सूरज जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माना कि लाडली बहना स्कीम ने महिलाओं को बहुत सारे वोट दिलवाए, गेम चेंजर 50%। पर मेरा एक कहना है कि एक जन कल्याणकारी प्रोग्राम जो इलेक्शन से जस्ट 6 महीने पहले आता है, एक लाडली बहना की बात होती है, 1250 पे 50% विमेन इनको वोट दे देती हैं। तो मेरा ये कहना है, लाडली बहना की बजाय सशक्त बहना, आत्मनिर्भर बहना, रोजगार की बात करें, केवल देने की, एक कटोरा लेके महिला खड़ी होकर 1250 लेके खुश हो जाए, ये इसका भी इंडिकेटर है कि कितनी गरीबी और बेरोजगारी और हताशा है कि लोग 1250 पे इतने आश्वस्त हो गए, चलिए कुछ तो पैसा मिला, भागते चोर की लंगोटी ही सही, कुछ ऐसा कुछ मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं आप पूरी देखिए, राजनीति को इकोनॉमिक्स से अलग नहीं कर सकते। इसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है, आप पैसे दे रहे हैं और नाक तक आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी राजनीति हो नहीं रही है। मेरे ख्याल में हम राजनीति करते हैं, व्यापार नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो व्यापार नहीं करते हैं, क्योंकि
जो कर्ज की बात है और तमाम बातें बाद में आती हैं, जो बातें सरकार क्या करती है जनता की सेवा के लिए करती है, सरकार क्या करती है समाज के सेवा के लिए आती है। सरकार को तो चाहिए ना कि वो कर्जदार रहे। सरकार का जो वित्तीय वर्ष में मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहूंगा। जी बिल्कुल श्रीवास्तव अभी बहन जो कह रही थी कि ये कटोरा लेके है, नहीं, बहन, ऐसा ऐसी नहीं बात है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। कारण ये है कि ये जो लाडली बहना का है, आपने उन लोगों से बात की है जिन्होंने फायदा लिया है। क्या है ये लाइफ चेंज अमाउंट है, इसका खुलासा बताता हूं। ये जो पैसा है, श्रीवास्तव जी, ये जो पैसा है ये महिलाओं के लिए लाइफ चेंज अमाउंट साबित हो रहा है। जैसे किसी के लिए आगे एजुकेशन बढ़ाना है, किसी को अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन उसके पास फीस नहीं थी, लेकिन जो उसका जीवन स्तर है उसे सुधारने में ये लाडली बहना के रुपए ने बहुत एक वो दिया है फायदा। कोई राय नहीं है कि उसी के बलबूते पे वोट मिले, हमें इसके और हम उसको सपोर्ट करते हैं। क्या हमारा आयुष्मान भारत योजना थी वो क्या ठीक नहीं थी? हमने कोविड में लोगों को वैक्सीन लगाई फ्री में, और ठीक नहीं थी? ये घोटाले हुए वो आंकड़े अभी हम बोले हर उसमें वो दिया है। लाखों लोगों को लेकिन हमने ये योजना का बताऊं आपको हाँ, नुकसान में तमाम बताऊं भाई साहब, जी। आपको इस योजना नुकसान में बताऊं। पहले पति पैसा देता जोड़ती थी वो, और जब बुरा वक्त आता था पति का तो वो ये कहती मेरे पास पैसा है, पति को मालूम नहीं होता था। और जब पत्नी वो पैसा जोड़ के देती थी उसमें मोहब्बत बढ़ती थी आपस में। अच्छा, ये एक मतलब हमारा पति को मालूम है कि आज भी मालूम है उसे 1200 रुपये आज आना 1200 रुपये झगड़ा होता है उस पैसे से। अच्छा, जी हाँ, उसका ये दूसरा रिलेशन जो हुआ है, एक जो आप लक्ष्मी बहन कह रहे हो, रिलेशन वाले जो मसला हुआ है, कोई भी किसी की पत्नी को ले जाए, कोई किसी की बहन को ले जाए, वो आपने जायज करा है। इससे नुकसान बहुत हो रहा है नौजवान बच्चों में, और ये बहुत नुकसान होगा। इससे अपील है हमें हमारे प्रधानमंत्री जी से इस पे बैन लगाया जाए, वरना इससे यकीनन बहुत नुकसान। सूरज जी 1 मिनट लूंगा मैं आपसे। अभी ये कहा कि 4 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश पे कर्ज है और कर्ज लेके कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि जब 2005 में शिवराज सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब मध्य प्रदेश में सिंचाई का जो रकबा था कृषि में, वो केवल 7,41,000 हेक्टेयर था। आज जो है 45 लाख हेक्टेयर है। और आपको बता दूं कि 1 हेक्टेयर का जो खर्च है वो 4 लाख रुपए आता है। यदि उसके हिसाब से 4 लाख करोड़ यदि कर्ज है तो मैं समझता हूँ कम है, क्योंकि ये 12 लाख करोड़ में भी इतने हेक्टेयर भूमि सिंचित नहीं हो पाती है। हाँ, और जब सुनिए 70 साल में जो कांग्रेस का जो 50 साल का वो था, उसमें प्रतिदिन का जो कृषि रकबा बढ़ता था, सिंचित रकबा बढ़ता था, वो बढ़ता था 54 हेक्टेयर। और शिवराज सिंह जी के जो उसमें अभी आप आंकड़े उठा के देखिए, और वल्लभ भवन से जहां से कहीं से भी करिए, सूचना मतलब जल संसाधन विभाग से या कहीं से, तो जो आंकड़ा है वो 661 हेक्टेयर पर डे का है। सही, ये फर्क दिखता है। जी शुक्ला जी, सूरज भाई जी, पंजाब की कृषि दर से मध्य प्रदेश की कृषि दर बहुत आगे निकल चुकी है। और जो क्रॉप की बात है, तो आज हम 1 नहीं 2 नहीं 3 4 क्रॉप ले रहे हैं। और वो जो बात आई थी बासमती की, तो बासमती में भी हमारा एक्सपोर्ट का काम बहुत ज्यादा आगे, मध्य प्रदेश की बहुत सारी जीन्स को जीआई टैग मिल चुका है, और विकास की दर भी बहुत ज्यादा है। सड़क से लेके आप कहीं पे भी चले जाओ। बिल्कुल, लेकिन बस एक बात कहना चाहूंगा, उसके बाद में शुक्ला जी के पास जाऊंगा। जैसा कि प्रवीण नापित जी ने कहा कि बहुत सारी योजनाएं हैं। आयुष्मान कार्ड की बात की तो कैग की रिपोर्ट में आयुष्मान की हकीकत भी खुली थी कि मध्य प्रदेश में कितने करोड़ का घोटाला हुआ है आयुष्मान कार्ड को लेकर। इन चीजों पर अंकुश लगाना भी जरूरी है। शुक्ला जी अपनी बात रखें, फिर हम चर्चा को विराम देंगे। शासन का अपना काम है, कानून अपना काम करेगी। कई जगह उस पर ईडी की बात भी आई, कई ऑफिसों अस्पतालों की जांच भी हुई, ये भी आपको मालूम है। उन अस्पतालों को हटाया भी गया है, और उन अस्पतालों से वापस पैसा भी छाती ठोक के वापस लिया जाएगा। भ्रष्ट आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा, ईमानदार को फंसाया नहीं जाएगा। यह मध्य प्रदेश का शासन है। ठीक है, बिल्कुल। शुक्ला जी अपनी बात रखें जो आप कहना चाह रहे थे, फिर हम चर्चा को विराम देंगे। जी, मेरा दोनों ही पार्टियों से ये पूछना है या सवाल है जी कि क्या हमसे करो, हम तो सत्ता में आ गए हो। कांग्रेस से भी इसलिए सवाल है कि क्या आप सिर्फ जन कल्याणकारी नीतियों के नाम पे फूकट की रेवड़ियां बांट के, एक मिनट भाई साहब, फूकट की रेवड़ियां बांट के हमारे प्रदेश की और हमारे देश को आप विकलांगता की ओर नहीं ले जा रहे हैं। 1250 रुपए बांटने से या 450 का सिलेंडर देने से या 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांट के आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? यही सवाल मेरा कांग्रेस से भी है। आप जनता को आत्मनिर्भर बनाइए, उनको रोजगार उत्पन्न कीजिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, ना कि 5 किलो आटे के लिए राशन की दुकान पर खड़े मिलें। और एक आयुष्मान कार्ड बनवा के आप देखिएगा, अस्पतालों में लाइन लगी है, ठीक है। 450 रुपया का सिलेंडर देने का दावा कर रहे हो, 1250 रुपया का आप
नगद दे रहे हो, निश्चित रूप से आपको बीजेपी को फायदा हुआ है। और बीजेपी की सरकार लाडली बहनाओं ने बनवाई है। और उन बहनाओं को मेरा धन्यवाद, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, लेकिन दोनों पार्टियों को मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं से इतना बार बोल रहा हूँ, अच्छा। मैं इतना बोल रहा हूँ कि आप दोनों पार्टियां अपनी नियति तो देखें। ठीक है, शुक्ला जी, मैं जवाब 30 सेकंड में बाकी जी प्रवीण, देश की इकोनॉमिक 5वीं स्थिति में हम हैं। ये यहाँ पर मैं यहीं पर हूँ। जी देखिए, ये बस जनता को भरमाने वाले भाजपा नहीं, 5वीं इकोनॉमी। मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो जीडीपी होती है, ये एक एक केक के समान होती है। उसमें से हर किसी इंसान के हिस्से कितनी वो केक की स्लाइस जा रही है। यहाँ अपने केक का साइज बड़ा करते जा रहे हैं, और उसमें जो मेजर, मैं नाम नहीं कुछ लेना चाहती, 20 कॉर्पोरेट हाउसेस के पास सारा पैसा चला जा रहा है, और गरीब होता चला जा रहा है। तो ये आंकड़ों में मत भरमाइए, जनता को समझाना पड़ेगा, अर्थशास्त्र समझाना पड़ेगा। बेशक। जी प्रवीण जी, इन्होंने कहा कि आप इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है, हम सबका सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं। हमारा अगर ऐसा लगता कि अगर 20 कोई कॉर्पोरेट जगत के ही लोग हैं, 21वां भी आता और उसको आना भी चाहिए, तो आराम से, मतलब ई टेंडरिंग है, उसमें तो कहीं किसी को रोक नहीं, चाइना तक आ जाता है, तो देश का आदमी क्यों नहीं आएगा? ओपन है, ई टेंडरिंग है ना। तो अब जो 20 आपने खड़े तो कर दिए ना, देश के 20 ऐसे घराने खरीद। पहले तो कुछ चंद लोग ही थे, और चंद लोगों को भी पीएम हाउस से कहा जाता था। अब तो हम नहीं कहते, और आपने आज तक सिद्ध ही नहीं कर पाया। सभी एक ही बात को कहते हैं, सिद्ध कोई करे। पहले कहता था, पहले वो कोई करेगा, सारी एजेंसी आपके पास है, नहीं, कैसे कोई करेगा? अगर ऐसे, अब मैं आपको बता दूं, अगर एजेंसी हमारे पास है, हम टारगेट में राहुल जी को लेके आए थे कि आपने गलत कहा है, तो जुडिशियल आपको गिरफ्तार भी कर सकती है, आपकी संसद भी गई। संवैधानिक व्यवस्था की हमारे ऊपर उंगली उठी थी, तो उनको वहां से जमानत भी मिली, और वापस उनको अधिकार भी संसद में आने का मिला। अगर ये हमारे पास, चलिए, अगर हम करते तो ये नहीं कर पाते। तो एक छोटी सी बात हम उनको बताना चाहते थे, नैतिकता का दायरा भी क्या है, और संवैधानिक व्यवस्था, लोकतंत्र वो भी क्या है। ये दोनों चीजें की हुई थी, मतलब। हाँ, चलिए, मतलब ये स्वीकार किया आपने कि दोनों चीजें की हुई थी। अगर वो कहते चौकीदार चोर है, अच्छा, ये एजेंसी बिकी हुई है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, कोर्ट बिकी हुई है, तो ठीक है। एक छोटी सी बात प्रवीण आप जी, जैसा कि अभी परमिंदर जी ने एक बात रखी कि स्लाइस जो केक है, ये अर्थव्यवस्था है। इस केक में से वो समान रूप से स्लाइस सबको मिल जाए, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का, वो ये व्यवस्था कब तक आ पाएगी? विचारधारा यह भी थी जी, जैसे अभी अरस्तु की बात की, तो मार्क्स हमेशा ये कहते थे, जनसंख्या के आधार पर, मैंने कहीं सोशल समाज शास्त्र में पढ़ा था जी, कि अगर हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो 2 हाथ लेके भी आता है। जरूरी नहीं कि एक पेट लेके भी आता है। तो वो जब 2 हाथ लेके आता है, इस देश में श्रम करता है और हर चीज देता है। आज आप श्रम की स्थिति देख लीजिए, आज हमारे पूरे कॉरिडोर देख लीजिए, आज बंदरगाह देख लीजिए, आज हमारे एयरपोर्ट देख लीजिए, NHE की हर चीज देख लीजिए। तो ये सब चीजें किन्होंने किया? हम ही लोगों ने तो बैठ के किया है। प्रवीण जी को कहना चाहती हूँ, गरीब आज भी गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ है, इसीलिए 80 करोड़ जनता को आपको मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। मजदूरी की राशि मोर देन 50% कर्मचारियों का यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, जिसको नेगेटिव सराहनीय करना है, नहीं प्रवीण जी, मैंने अभी हमने चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले एक आंकड़े जारी हुए थे, सरकारी आंकड़े जारी हुए थे, केंद्र के द्वारा किए गए थे कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लगभग लोग हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं, और ये पिछले 9 सालों का उन्होंने रिकॉर्ड दिया था। केंद्र सरकार द्वारा आंकड़े जारी किए, तो मध्य प्रदेश में अब लोग गरीबी रेखा में उतने लोग नहीं है जितने पहले रहा करते थे। अब जैसे हमने आवास योजना में आवास दे दिया उनको, सर अब तो आपका घर भी हो गया, आपको रोजगार भी लग गया, तो आप गरीबी रेखा से हटे, ऊपर हो गए वो, है ना। तो ये ये जो कह रहे थे मुफ्त की रेडी, अरे साहब, जिसके घर में किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, पैसे नहीं, वो महिला गहने गिरवी रख के जाती है, और उसको उसका मूल्य भी नहीं मिलता, और देश का प्रधान, एक मिनट, और वो आयुष्मान कार्ड लेके वो जाती है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड लाया था, ऐसे आयुष्मान क्रेडिट कार्ड लेके आए हो। अगर हमने क्या बुरा किया, किसी एक गरीब आदमी कर्जदार होने से बचाने के लिए उसको स्वास्थ्य के लिए दिया। जी हम समय हो चुका है। जी आपने बोला कि गरीबी की रेखा के नीचे ऊपर उठ गए लोग। मैं बताऊं, इसको कहते हैं कि टेम्पररी अपलिफ्टमेंट, और आपको पैसा देने से उठ गए, बहुत जल्दी वो स्लिप भी कर जाए। जी बिल्कुल, हम लोग तैयार बैठे हैं, आपकी पार्टी की जीत हुई है, सब लोग मुंह मीठा करने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, ये भाजपा की जीत नहीं है, ये दिग्विजय सिंह की जीत है, दिग्विजय सिंह जिताया है, और कमलनाथ की हार है।
जी कमलनाथ जी धोखा खाया, धोखा हुआ उनके साथ। तो ये हार किसकी है फिर? कमलनाथ जी की है। राहुल गांधी जी की हार यूं हुई है कि उन्होंने कहना माना दिग्विजय सिंह का। चलिए ठीक है, दिया गया है। अब चूंकि हम 7 मिनट आगे बढ़ गए हैं तो 1 मिनट और बढ़ना चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट और बढ़ना चाहूंगा। शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा, कमलनाथ का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है? सर कमलनाथ जी सहित इस चुनाव के बाद कई लोगों का राजनीतिक कैरियर चौपट होने वाला है। ठीक है, तो ये बात है कि कमलनाथ जी के राजनीतिक भविष्य पर अब संकट के बादल छाने लगे हैं। हालांकि बिंदु और पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता है। अभी तक जो प्रभारी बने थे दिग्विजय सिंह की देन है, जो हट गए यहाँ से, अच्छे प्रभारी थे। दिग्विजय सिंह जी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है हमें। चलिए, दिग्विजय सिंह के कारण भारतीय जनता पार्टी जीती है, दिग्विजय सिंह के कारण कमलनाथ की हार हुई है, ये तमाम सामने आया है। चूंकि जैसा मैंने कहा कि चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए प्रवीण नापित जी, अनवर खान जी, आर.के. शुक्ला जी, अजय श्रीवास्तव जी, परविंदर कौर जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि अब कांग्रेस के द्वारा जो बात प्रचारित की जा रही है कि यह जो है कमलनाथ विश्वासघात के शिकार हुए हैं, और यह जो चर्चा थी, इस चर्चा में यह बात सामने कि दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बने रहे देश न्यूज़ के साथ, बहुत जल्द तमाम विश्लेषण के साथ और नए मेहमानों के साथ, नए आंकड़ों के साथ आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार।